नमस्कार, हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज बनकर, बेखौफ आजाद आवाज। भारत के संविधान के मुताबिक इस देश का हर नागरिक अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां रह सकता है और काम कर सकता है, रोजी रोटी की तलाश में जहां चाहे जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि अब दूसरे राज्यों को उत्तर प्रदेश से मजदूरों को बुलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की इजाजत लेनी होगी। योगी सरकार ने कहा है कि दूसरे राज्यों से वापस आए मजदूरों को अब उत्तर प्रदेश में ही रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी। अगर रोजगार की व्यवस्था होती तो ये बेचारे अपना घर बार, अपना गांव छोड़कर दूर दराज इलाकों में जाते ही क्यों, और अब मजबूरी में वापस आ रहे हैं। तो अगर योगी सरकार ने कहा है कि व्यवस्था की जाएगी, देखते हैं। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और भी मुद्दों पर बात की राहुल गांधी ने, लेकिन आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर कहा कि मजदूर योगी सरकार की निजी संपत्ति नहीं है। क्या कहा राहुल गांधी ने, आइए सुनते हैं। If a citizen of Uttar Pradesh wants to go and fulfill his dreams in Maharashtra or in Delhi or in Karnataka or anywhere else, he should have the right to do so. It is very unfortunate that the Chief Minister of Uttar Pradesh views India in such a way. These people are not his personal property. They are not the personal property of Uttar Pradesh. These people are Indian citizens and they have the right to decide what they want to do. It's an absolutely absurd position. मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी गुरदीप सप्पल। गुरदीप, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि कानून और संविधान क्या कहता है। योगी सरकार ने एक फैसला तो कर लिया या अनाउंस कर दिया कि हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। संविधान हमारा क्या कहता है, कानून क्या कहता है? विनोद जी, संविधान की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। अभी 9 दिसंबर को लोकसभा में खुद मोदी सरकार में जो लेबर मंत्री हैं संतोष गंगवार, उन्होंने जवाब दिया था कि भारत में किसी को कहीं भी रहने की और कहीं भी काम करने की का अधिकार है, और ये मूल अधिकार है। जो जॉब अपॉर्चुनिटी तय करेगी, मार्केट की डिमांड तय करेगी, लेबर की डिमांड एंड सप्लाई तय करेगी कि व्यक्ति कहां जाएगा, लेकिन अधिकार पूरा है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट में भी ये किस्सा उठा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो हमारे 2 मूल अधिकार, सबसे पहले एक बराबरी का और एक भेदभाव के खिलाफ का, आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 में है। उसमें ये कहा गया है कि सब बराबर हैं और भेदभाव ना सिर्फ आपकी जाति, आपकी धर्म, आपके लिंग के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि जन्म के स्थान पर भी के आधार पर भी आपसे भेदभाव नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है कि आप कहीं पैदा हुए हों, आप किसी राज्य में रहने वाले हों, आप भारत के नागरिक हैं, आप कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं। और ये तो मोदी सरकार की बीजेपी सरकार से जुड़े है यूपी की गवर्नमेंट, जिसको लगातार बहुत नारों का एक अच्छे नारे गढ़ने का एक कला भी है कि 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 फास्ट टैग। तो लेकिन 1 नेशन जो है वो 1 नेशन कैसे रह पाया है? वो इसलिए रह पाया है कि 1 नेशन 1 सिटीजनशिप है इस देश के अंदर। 1 नेशन 1 सेट ऑफ रूल्स है, 1 सेट ऑफ राइट्स है। 1 नेशन है इसलिए क्योंकि यहां पे सबके लिए बराबरी है। और अगर इसको चैलेंज होगा तो ये देश के लिए बहुत खतरा होगा। और योगी का मुख्यमंत्री योगी का जो फैसला आया या उनका जो विचार आया, वो इसलिए आया क्योंकि उनका कहना है कि बड़ा बुरा बर्ताव हुआ है मजदूरों के साथ जो यूपी से गए थे। लेकिन अगर आपके सिर में दर्द है तो आप सिर काट नहीं देते हैं। अगर आपके सिर में दर्द है तो आप सिर काटेंगे नहीं, आप इलाज करेंगे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत के संविधान में आप कहीं भी रहें, कहीं भी काम करें, ये अधिकार ना कोई राज्य सरकार छीन सकती है, ना कोई मुख्यमंत्री छीन सकता है। जी, मैं आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़ते बढ़ते मैं विषय को थोड़ा बदलना चाहता हूं। 5 जनवरी को जेएनयू में, आपको याद होगा, जेएनयू में कुछ नकाबपोश हमलावरों ने मुंह पे कपड़ा बांधकर, तब कोरोना नहीं हुआ था लेकिन फिर भी वो मुंह पर कपड़ा बांध कर आए थे, कुछ हमलावरों ने प्रोफेसर और छात्रों पर हमला किया था। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि सोशल मीडिया में उन लोगों के चेहरे भी सामने आ चुके हैं, नाम भी सामने आ चुके हैं। जबकि जामिया के स्टूडेंट्स जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां 2 बार गोलियां चली, लेकिन आरोपियों के खिलाफ
वैसी कार्रवाई नहीं हुई जितनी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों और एक्टिविस्ट पर हो रही है। सफूरा जरगर, नफीसा, नताशा नरवाल, देवांगना, आसिफ इकबाल, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, ये कुछ उन स्टूडेंट्स और NTCAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट वाले एक्टिविस्ट के नाम हैं जो NRC के भी खिलाफ हैं, जिन्हें कोरोना वायरस के दौरान पुलिस ने अलग अलग मामलों में गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से मैं कोरोना वायरस के दौरान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रतिरोध की आवाजें, डिसेंटिंग वॉइस नहीं है इस वक्त। न संसद चल रही है, न विधानसभाएं चल रही हैं और विपक्ष भी नहीं बोल रहा है, तो इसलिए कोरोना वायरस की आड़ में बहुत कुछ हो रहा है। इनमें से ज्यादातर छात्रों को दिल्ली पुलिस ने फरवरी में हुए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े अलग अलग केसेस में गिरफ्तार किया है। जिस तरह से पुलिस इन छात्रों और एक्टिविस्ट के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उस पर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं और इस कार्रवाई को एक तरफा कहा है। छात्रों की इस गिरफ्तारी पर स्टूडेंट लीडर्स का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ने वाले, बात करने वाले जो ये विद्यार्थी हैं, उनको इसलिए टारगेट किया गया है ताकि सरकार की नाकामियों पर कोई सवाल न खड़ा कर सके। ये NRC NPR के दौरान जो लोग एक्टिव थे उनसे बदला भी निकाला जा सके। सरकार बदले की राजनीति कर रही है। और दूसरा, अगर इन विद्यार्थियों को डराएंगे, इनको जेलों में डालेंगे, तो बाकी विद्यार्थियों को ये मैसेज जाएगा कि कल को अगर तुम भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे तो तुमको भी इन लोगों की तरह जेल में डाल सकते हैं। गुरदीप, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि कोरोना वायरस के दौरान, मैं भी इसको अंडरलाइन कर रहा हूं कि कोरोना वायरस के दौरान ही सरकार का एक्टिविस्ट और छात्रों पर जारी क्रैकडाउन क्या बताता है? क्या इस महामारी में भी सरकार अपने एजेंडे पर कायम है, विरोधियों की आवाज दबा दो, इस फिलॉसफी को फॉलो कर रही है? लगता तो यही है। और अगर हम देखें तो एक बहुत पुरानी कहावत है, करीब 100 साल पहले इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट से आई थी कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। जस्टिस मस्ट बी सीन टू बी डन। तो सरकार की तरफ से जिम्मेदारी होती है कि वो जो इस तरह के काम करे जिसमें कि न्याय का एंगल हो, तो न्याय होता नजर आना चाहिए। जिस तरह से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसमें एक संदेश लोगों को लगातार जा रहा है, एक शुभा जा रहा है कि ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये एक किसी एजेंडे के तहत हो रही हैं, इसमें न्याय होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि आप देखिए कि करीब 2200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है 2 महीनों में, और दिल्ली पुलिस का यह दावा है कि इसमें आधे आधे दोनों धर्मों से लोग हैं। तो उनका ये कहना है कि नहीं, हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। लेकिन लोग ये जानते हैं कि पिछले 2 महीने में जो टीवी पे विजुअल्स आए थे लोगों ने, जिसमें कि कपिल मिश्रा हो, चाहे कपिल गुर्जर हो जिन्होंने गोली चलाई थी जामिया में, या अपने को जो रामभक्त लिखते थे गोपाल जिसने गोली चलाई थी, उन सब के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। वो लोग कहाँ हैं, उन पे क्या कार्रवाई हो रही है, उसके बारे में अगर हो भी रही है तो सरकार बता नहीं रही है। जो खबरें आ रही हैं वो उन लोगों की आ रही हैं जो छात्र इसके अंदर इन्वॉल्व थे, प्रोटेस्ट के अंदर, और उनको दंगों के लिए या आवाज उठाने के लिए गिरफ्तार किया गया। और इस तरह से किया गया कि एक बार अगर कोर्ट ने बेल दे दी तो थोड़ी देर में दूसरे चार्जेस लगा के आपने गिरफ्तार कर दिया। तो ये जो भावना आती है लोगों के अंदर, इसमें एक मैसेज भी दिया जा रहा है कि आप प्रोटेस्ट नहीं करें। और यह लोकतांत्रिक सरकार है। अगर ये मैसेज लगातार जाएंगे कि प्रोटेस्ट करना खतरनाक है, आप डर कर रहिए, तो ये न्याय नहीं है, ये न्याय का हनन हो रहा है। जी, हमारी जो जगह दुनिया में रही है वो एक ऐसे लोकतंत्र की रही है जो मजबूत हुआ है, जिसने जड़ें यहां हासिल कर ली हैं, जड़ें अपनी पनपने दी हैं, गहरी कर ली हैं। पाकिस्तान भी बना था सन 47 में, उससे पहले नहीं था। वहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत नहीं हुई हैं। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक भारत की अब व्यवस्था पर ही सवाल उठने लगे हैं। जो हमारी डेमोक्रेसी है उस पर सवाल उठने लगे हैं। एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है वीडेम, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 92 देशों के लोग फिलहाल ऑटोक्रेसी, तानाशाही की व्यवस्था में जी रहे हैं। 92 देशों के लोग। इन 92 देशों में दुनिया की 54% आबादी रहती है। रिपोर्ट कहती है कि पिछले 10 सालों में भारत एक लोकतांत्रिक देश के रूप में अपनी पहचान लगभग खोने की कगार पर है। मतलब हमारी हालत ये होगी कि हम अब खो सकते हैं अपनी ये पहचान कि हम सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। और इसके पीछे रिपोर्ट की वजह
नरेंद्र मोदी की सरकार में मीडिया पर बढ़ते कंट्रोल, सिविल सोसाइटी और विपक्ष पर बढ़ते दबाव को बताया गया है। मौजूदा हालात इस रिपोर्ट को सही साबित करते नजर आते हैं। 7 मई को राज्यसभा स्पीकर ने अफसरों से मुलाकात करके कहा था कि स्टैंडिंग कमेटी की वर्चुअल मीटिंग कैसे हो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के जरिए जो होती है, स्टैंडिंग कमेटी की वर्चुअल मीटिंग्स कैसे हो, स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं जो मुख्तलिफ, उनकी वर्चुअल मीटिंग्स कैसे हो, इसका रास्ता निकाला जाए। लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। अब लगभग सारे सरकारी दफ्तर खुल चुके हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव भी नहीं हो रहे। हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपनी ब्रीफिंग लगभग बंद ही कर दी है। कोरोना वायरस के दौरान दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। लॉकडाउन के बीच में सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी, पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए थी, चर्चा के बाद वो फैसले लिए जाने चाहिए थे, लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई। मेरा आखिरी सवाल गुरदीप ये है, ये इसके मानी क्या है? आज के दिन अगर 52 देशों में तानाशाही है और हम भी अपनी डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी, लोकतांत्रिक पहचान खोने को हैं, इसके मायने क्या है? विनोद जी, लोकतंत्र में चुनाव होना और चुनाव की मार्फत सरकार चुने जाना केवल एक हिस्सा है लोकतंत्र का। लोकतंत्र में अधिकारों का होना, आजादी का होना, खौफ न होना और संस्थाओं का काम करना, ये भी उतना ही बड़ा हिस्सा है जितना बड़ा कि चुनाव है। चुनाव जीतकर अगर आप ये संदेश नहीं दे पाते हैं कि बोलने की आजादी है, अगर ये संदेश जाता है जनता के अंदर कि संस्थाएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं, तो मैसेज यही जाएगा कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। पिछले 6 साल से प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और अब तो जो मंत्री भी हैं, अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और वो उसको टाल देते हैं, तो कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करने की हिम्मत नहीं करता है पत्रकार। अभी स्वराज एक्सप्रेस ने लगातार कवरेज किया सड़कों पे जो मजदूर जा रहे थे, तो हम उन मजदूरों से जब बात करते थे तो लगभग हर व्यक्ति बोलने के बाद ये बोलता था कि मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया, सरकार नाराज तो नहीं हो जाएगी। अब वो जो मजदूर हैं बेचारे, उनसे किसी ने जाके धमकाया तो नहीं होगा ना कि आप सरकार के खिलाफ मत बोलो, उनसे कभी किसी ने जाके ये डर तो नहीं दिखाया होगा, लेकिन एक मैसेज इस देश की जनता में चला गया कि आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो ये लोकतंत्र के स्पिरिट के खिलाफ है। 7 मई को चेयरमैन राज्यसभा और स्पीकर लोकसभा ने मीटिंग की थी कि टेली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप मीटिंग करने की रास्ता दिखिए। उसके 4 मीटिंग उन दोनों की हो गई। 23 मार्च को आखिरी मीटिंग हुई है, आज तक नहीं रास्ता निकला। अब आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूएस, स्पेन, स्वीडन, सबकी संसद चल रही है। अर्जेंटीना, बेल्जियम, बोलीविया, ब्राजील, चिली, ना जाने कितने देशों ने नियम बदल के टेली कॉन्फ्रेंस पे काम शुरू कर दिया। यहां तक कि अफगानिस्तान, अंगोला, उनकी जो संसद है वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से काम करने लग गई, नियम चेंज कर दिए। हमारे यहां है कि 1 महीना होने को आ रहा है, हम नियम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, हम पार्लियामेंट में काम नहीं कर पा रहे हैं। और अगर पार्लियामेंट और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का काम नहीं होगा, अगर संस्थाओं पे सवाल उठेगा, अगर आम आदमी बोलने से डरेगा, तो बाहर देशों में मैसेज जाएगा ही जाएगा कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरदीप सप्पल, अपना समय हमें देने के लिए। और ये बहुत जरूरी है कि हमारे यहां भी सब कुछ हो, लेकिन कोरोना की आड़ में ऐसे बहुत से फैसले लिए जा रहे हैं जो चर्चा के बाद लिए जाने चाहिए थे। कोरोना और गिरती हुई अर्थव्यवस्था के साथ एक तीसरा संकट सामने आ रहा है। भारत और चीन के बीच, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल माना जाता है, जिसको लेकर कोई समझौता नहीं है वैसे, उस पर तनाव बढ़ता जा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कई जगहों पर दोनों देशों के फौजियों के बीच स्टैंड ऑफ, गतिरोध की घटनाएं सामने आई हैं। 3 जगह पर खासकर आई हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहले भी कई बार चीन और भारत के फौजियों के बीच गतिरोध हुआ है, स्टैंड ऑफ हुआ है, आमना सामना हुआ है। लेकिन इस बार ये स्टैंड ऑफ पहले हुए आमने सामने से अलग हटकर है। इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज के डायरेक्टर अशोक कांथा कहते हैं कि इस बार चीन के फौजियों ने ज्यादा गुस्सा दिखाया है, फौजियों के बीच शारीरिक झड़प हो रही है और प्रोटोकॉल जितने भी हैं उनका भी उल्लंघन हुआ है। पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, डंडों का इस्तेमाल हुआ है, 100 के करीब चीन और भारतीय फौजी जख्मी भी हुए हैं। द हिंदू के एक रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख, वेस्टर्न सेक्टर और नाकुला पास में हाल हुए टकराव जो हुए हैं वो चिंता की बात है। रिपोर्ट का कहना है कि इस बार हुए टकराव में चीन की तरफ से जो एग्रेशन, जो गुस्सा दिखाया गया, वो भी चिंता का विषय है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि पैगोंग झील के पास अब ज्यादा चीनी नावें
पेट्रोलिंग करती दिख रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अफसरों का कहना है कि अब चीन की फौज इन इलाकों में भी दिखने लगी है जो पहले अनकॉन्टेस्टेड थे, जिनको लेकर कोई विवाद नहीं था। मेरे साथ हैं डॉक्टर मनोज जोशी, विदेशी मामलों के जानकार। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जोशी हमें वक्त देने का। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पहले भी इस तरह की झड़पें होती रही हैं, लेकिन इस दफे जो झड़प हुई है जिसमें जख्मी भी हुए हैं लोग, 5 मई को हुई, 9 मई को हुई, इन दोनों में क्या फर्क आपको दिखता है? देखिए, अभी भी जो झड़पें हुई हैं, कुछ तो ऐसे इलाके हैं जहां पहले भी झड़प हो चुकी है। पेंगोंग सो का इलाका है, वहां पे कई झड़पें हो चुकी हैं। पर जो ये गालवान में हुआ है और नाकुला में हुआ है, ये 2 नए इलाके हैं। और हॉट स्प्रिंग्स, एक जगह है हॉट स्प्रिंग्स, ये पेंगोंग सो के उत्तर में है। वहां पर भी ये एक नया इलाका है जहां पे जिसको कहते हैं फेस ऑफ। फेस ऑफ का मतलब कि आमने सामने हिंदी और ये इंडियन और चाइनीज सैनिक जो है आमने सामने आ जाते हैं। और कभी कभी जो ये आप नजारा दिखा रहे हैं, ऐसी जो है कुश्ती भी होने लगती है। पर गलवान में जो है अभी कुछ फासला है, कम से कम 500 मीटर की दूरी पे जो है चाइनीज पोस्ट जो है, चीन की जो पोस्ट हैं, वो कुछ दूर हैं। और जो ये पेंगोंग पे जो नजारा है, ये 5 मई को हुआ था। मेरी जानकारी ये है कि अब पेंगोंग में और जो नाकुला में हुआ था, वहां पे अब शांति है, क्योंकि आपस में जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके अंतर्गत वहां पे डायलॉग हुआ और अब सैनिक वहां पे जो है अपना पेट्रोलिंग कर रहे हैं, पर ये झड़प की स्थिति नहीं है। पर गालवान जो है ये एक नया इलाका है और सीरियस इलाका है। यहाँ पे जो स्टैंड ऑफ है, यहाँ पे हमने एक नई सड़क बनाई है। पिछले साल एक नई सड़क बनाई गई थी, जो कि हमारे सबसे जो उत्तरी पोस्ट है दौलत बेग ओल्डी, वहां तक पहुंचती है। 225 किलोमीटर की रोड बनी थी। इसी रोड से एक छोटी रोड हम निकालना चाहते थे गालवान वैली में। इससे चीनी कुछ घबराए हुए हैं और इसको वहां उन्होंने अपनी पोस्ट लगा दी है और उस पर रोक लगा दी है। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। तो हिंदू की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत की सीमा पर चल रहे विवाद पर नई दिल्ली और बीजिंग दोनों खामोश है। जब मैं नई दिल्ली और बीजिंग कहता हूं, मेरा मतलब केंद्र सरकारों से है। चीन की सरकार भी खामोश है, हमारी सरकार भी खामोश है। आज प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग करी है एनएसए के साथ, और 3 जो प्रमुख है हमारी फौजों के, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के, उनके साथ भी मीटिंग करी है। राजनाथ सिंह, पहले जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे, वो पहले ही मीटिंग कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार हुए विवाद पर चीन की सरकार और मीडिया ने एक स्टडीड पब्लिक साइलेंस बनाए रखा है। जबकि 2017 में जो डोकलाम में हुआ विवाद हुआ था, उसके दौरान हर दिन कवरेज होती थी। तब मुझे याद है डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि भारत अब सन 1962 वाला भारत नहीं है। तो उधर से जवाब आया था कि चीन भी 1962 वाला चीन नहीं है। सीमा पर बढ़ते तनाव पर अब तक सेना और भारत की तरफ से कोई भी आधिकारिक ऑफिशियल बयान नहीं जारी किया गया। आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। राहुल गांधी ने आज सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को ये बताना चाहिए कि आखिर लद्दाख में क्या हो रहा है। लद्दाख में और बाकी इलाके जैसे डॉक्टर जोशी बता रहे हैं, वहां पर क्या हो रहा है। द बिजनेस स्टैंडर्ड, उसने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारतीय सीमा के अंदर है और उनके फौजियों की तादाद 10,000 तक हो सकती है। डॉक्टर जोशी, मैं ये कहना चाहता हूं कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने यह भी कहा था कि 3 से 4 किलोमीटर अंदर है और 10,000 के करीब तादाद हो सकती है। अब ये घुसपैठ तो नहीं कहा जा सकता, ये तो एकदम सीधा मतलब जंग वाली हालत होगी। हमारे सरहद पर आ गए हैं, 10,000 के करीब फौजी हैं, और हमने सुना कि कंक्रीट के बंकर्स बनाए जा रहे हैं, हेवी मशीनरी मंगाई गई है। तो ये, इसको क्या सिर्फ घुसपैठ कहा जा सकता है? सबसे पहले तो जो ये खबर है, इसके बारे में मैं सवाल उठाऊंगा। 10,000 सैनिक एक इलाके पे तो बहुत होता है जी। एक इलाके में इतने आसानी से 10,000 सैनिक आप जिस किस्म का वहां पे टेरेन है, वहां पे घुसा भी नहीं सकते हैं। तो मुझे जो है, जब तक सरकार जो है स्पष्ट नहीं करेगी बात, मैं जो है ये जो स्पेकुलेटिव जो बातें हो रही हैं,
ये जरूर है कि उन्होंने पोस्ट बनाई है और जो हम सड़क बनाने की कोशिश कर रहे थे उस पर रोक लगाई है, इसमें कोई शक नहीं है। पर यह कहना कि 5-10 हजार लोग अंदर आ गए हैं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर वाकई में 10 हजार लोग अंदर आ गए हैं फिर तो ये युद्ध वाली बात हो गई। और अगर इन्होंने हमारी वो सड़क जो है SSN नॉर्थ, जो सब सेक्टर नॉर्थ की सड़क है, जो मैंने आपको बताया, जो कि दुर्बुक से दौलत बेग ओल्डी जाती है 225 किलोमीटर की सड़क, अगर उस सड़क को काटा है जी, ये युद्ध का मामला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें तो अगर वाकई में कोई सच है तो सरकार को कुछ स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक मामला है। जी, बहरहाल मैं आपसे कुछ और भी जानना चाहता हूं कि अगर हम हिस्ट्री देखें तो सन 1962 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चीन के चौ एन लाई ने यह तजवीज की थी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है यथास्थिति है, नॉट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो स्टेटस को है उसी को ही हकीकत मान लिया जाए। लेकिन उससे बात आगे बढ़ी नहीं। फिर सन 82 में डेंग जियाओपिंग ने भी यही ऑफर दिया था भारत को, लेकिन तब भी बात नहीं बनी। अब आने वाले 22 मई को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और उनके एक मंत्री की मीटिंग होने जा रही है। आपको क्या उम्मीद है, ये कहां जाता लग रहा है मामला आपको? देखिए, इस पे आप कई अनुमान लगा सकते हैं। एक अनुमान ये लग सकता है कि ये जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ है लद्दाख में, ये एक किस्म की तैयारी है कि वाकई में दोनों साइड जो हैं गंभीर होंगे इस मामले पे, बात आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की जो बात कही आपने, जो विशेष दूत हैं भारत के, हमारे अजीत डोभाल जाएंगे, यांग जिचई से मिलेंगे चाइना में, ये सिलसिला जो है 2003 से शुरू हुआ है और अब तक मेरे ख्याल से 22-23, ये 23वीं मीटिंग शायद है जी। तो जहां तक की जी बिल्कुल, जहां तक की सरहद की बात है, वो पूरी बात हो चुकी है, टेक्निकल बात सब हो चुकी है। आखिर में सवाल ये है, एक पॉलिटिक्स का सवाल है, क्या दोनों देश के जो लीडर हैं ये पॉलिटिकल निर्णय ले सकते हैं कि नहीं? क्या करना है ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, क्या करना है ये स्पष्ट है, पर कैसे करा जाए और कब किया जाए ये एक राजनीतिक निर्णय से ही हो सकता है। और ये दो लीडर जो हैं हमारे, यही कर सकते हैं और इन्हीं का इंतजार है। ये अब इसमें ज्यादा बातचीत की और कोई जरूरत नहीं है। देखिए, जिस मीटिंग का आप जिक्र कर रहे हैं 2003 में जो हुई थी, उसमें ब्रजेश मिश्रा पहली दफे जो लेवल था, हाई लेवल मीटिंग हुई थी 2003 में। उससे पहले जूनियर अफसरों में होती रहती थी, तब ब्रजेश मिश्रा NSA थे। तो उनका ये कहना था कि जब मीटिंग्स होती हैं तो उसमें मतलब पॉम्प एंड शो तो बहुत ज्यादा होता है, हॉस्पिटैलिटी दिखाई जाती है, लेकिन काम की बात कुछ निकलती नहीं है। उसके बाद से भी मीटिंग होती आई है। और इस मामले में जैसा आपने कहा कि जब तक सरकारें नहीं बोलती, नेता निर्णय नहीं लेते, टॉप नेता जो है, तब तक स्पष्ट नहीं है मामला। सरकारों की चुप्पी क्या कहती है, चाहे वो नई दिल्ली हो चाहे वो बीजिंग हो? देखिए, ब्रजेश जी ने मेरे से ये भी कहा था, मैं भी था उस 2003 में जब चीन डेलीगेशन गया था, तो ब्रजेश जी ने मेरे से ये कहा था कि हमारा इरादा ये है कि हम ये बॉर्डर का मसला है 3-4 साल में सुलझा देंगे। आपको याद होगा 2004 में वाजपेयी जी हार गए और उनकी सरकार बाहर चली गई, और फिर ये सिलसिला जो है मनमोहन सिंह सरकार ने आगे बढ़ाया। मेरा पॉइंट ये है कि जो बॉर्डर के जो टेक्निकल इश्यूज हैं, बॉर्डर कहां होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये तय हो चुके हैं, ये आपस में समझौता है। सवाल ये है कि दोनों तरफ की लीडरशिप को पॉलिटिकल डिसीजन ये लेना है कि कब इसको कायम किया जाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो टेक्निकल बात जो है कि वाटरशेड पे होना चाहिए, नदी कहां से जाएगी, हमारे 2005 में हमारा एक समझौता भी हुआ है चीन के साथ, पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड अग्रीड गाइडलाइंस फॉर बॉर्डर सेटलमेंट, मतलब बॉर्डर सेटलमेंट कैसे होगा, उसका समझौता है 2005 का। मैं ये पॉइंट कर रहा हूं कि शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी, इनको तय करना है कि कब ये समझौता लागू हो सकता है, और वो तभी हो सकता है जब आपस में जो है तालमेल हो।
जी 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 मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये भी सच है कि हमारे यहाँ जमीन को लेकर, हमारे यहाँ भी और चीन के यहाँ भी राष्ट्रवाद बहुत ज्यादा मजबूत सेंटिमेंट है, भावना है। और हमारे यहाँ तो धर्म से भी जोड़ दिया जाता है कि दुर्योधन ने श्री कृष्ण को कहा था कि सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। तो दोनों देशों में अगर जमीन का अदला बदली भी होती है, जरा सा भी इधर उधर कुछ होता है तो भावनाएं भड़क सकती हैं। हमारे यहाँ ज्यादा क्योंकि डेमोक्रेसी है, जैसी भी है जितनी भी आज के दिन, और वहां कम क्योंकि वहां डेमोक्रेसी नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा जैसे राज्यों ने लेबर लॉ, मजदूरों से जुड़े जो कानून हैं, उनमें बदलाव किए हैं, जिन्हें मजदूरों के खिलाफ बताया जा रहा है। अब राज्यों के इस फैसले पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने चिंता जताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और राज्यों को साफ निर्देश देने चाहिए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने यह भी कहा है कि भारत ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO कन्वेंशन 144 पर दस्तखत कर रखे हैं। तो ये जितने भी लॉज हैं ये पूरी दुनिया में लागू होते हैं, इनको एक तरफा छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। देश के 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को चिट्ठी लिखकर इस मामले में दखल देने की मांग की थी, जिसके बाद ILO ने यह बयान जारी किया है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3 जो कानून हैं उनको छोड़कर बाकी सारे श्रम कानून, लेबर लॉ अब अगले 3 साल के लिए लागू नहीं होंगे, स्थगित कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गोवा, उड़ीसा, हरियाणा में अब काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 कर दिए गए हैं। ओवरटाइम की सुविधा है या नहीं है ये नहीं मालूम। मध्य प्रदेश में उद्योगों को कई छूट दे दी गई है। मसलन मजदूरों को बुनियादी सुविधाएं जो होती हैं, कोरोना के मामले ही देख लीजिए, जैसे ये डिसइंफेक्टेंट हो या अलग से कमरे हों, बुनियादी सुविधाएं देने की जिम्मेदारी अब कंपनियों पर नहीं होगी। कोई हैरानी नहीं होती कि ये तमाम मजदूर अपने अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं, वहां पर जहां से उनको इतना भी नहीं मिलता था जो ये मुख्तलिफ शहरों में कमा रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये दौर गुजर जाएगा, हम बेहतर बनेंगे। इसी उम्मीद के साथ कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।